हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर साहब को दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं। तो फाइनली फाइनल अकाउंट्स का लेक्चर आ गया है। सुपर वन शॉट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ऐसी ऐसी बातें बता दूंगा भाई साहब जो किताबों में भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब तुम्हारे सामने किताब खड़ी हुई है। फाइनल अकाउंट्स दो प्रकार का होता है, मैं आपको बता दूं ऑन अ सीरियस नोट। एक होता है विद एडजस्टमेंट, एक होता है विदाउट एडजस्टमेंट। पहला पड़ाव होता है हमेशा विदाउट एडजस्टमेंट समझने का। फ्रॉम वेरी बेसिक टू नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन तक करेंगे आज हम एक ही वन गो के अंदर। अगला जो मेरा वन शॉट आएगा वो ऑब्वियस सी बात है, सेम ऐसा थंबनेल होगा, सेम भाई ऐसे ही खड़ा होगा हाथ जोड़कर, हाथ फोल्ड करके, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स आ जाएगा, उसमें जीएसटी भी होगा। तो विद एडजस्टमेंट को समझने के लिए पहले आपको तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। वो है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, और कुछ छोटे छोटे वन मार्कर क्वेश्चन जो लिख कर ले लो, पेपर में आएंगे। लिख कर ले लो, अभी ले आओ, लाओ स्टैम्प पर, लाओ लाओ डैम कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, आते ही आते हैं। चलो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस की, कि सर इतने टाइम से आप पढ़ा रहे हो। अप्रैल में पहला लेक्चर डाला था सर आपने, अप्रैल मई में जब भी डाला था, हाँ अप्रैल में डाला था आपने पहला लेक्चर। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अब नवंबर आ गया सर। इतने टाइम से हम अकाउंटिंग प्रोसेस में कर क्या रहे हैं ये बताओ। देखो सबसे पहले अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है, हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा था उसको पैसे में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट इनटू मनी टर्म्स। जो चीज पैसे में कन्वर्ट नहीं हो सकती वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था उसको रिकॉर्ड कर लेना। हम रिकॉर्ड अलग अलग जगहों पे करते थे। हम लोग कैश बुक में, अदर बुक्स में, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते थे। फिर आता था बेटा क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आप लेजर बनाते थे, क्लासिफाई करते थे। फिर अपने अकाउंट्स को चेक करने के लिए आप ट्रायल बैलेंस बनाते थे कि ठीक है या नहीं है। इस दौरान बीच में कई सारी चीजें होती थी, डेप्रिसिएशन को भी आपने पढ़ा। इस दौरान आप लोगों ने कहीं ना कहीं वो पढ़ा, BRS पढ़ा। गलतियां हुई तो आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन भी पढ़ा, वो तो इसके बाद ही बनता है, खैर ठीक है ना। तो ये कई चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है। अब क्या है, अब ये वाला सिलसिला चलता आ रहा था होल ईयर, पूरे साल ये सिलसिला एक कंपनी में काम करता है, एक फर्म में काम करता है। अब बारी है लास्ट टॉपिक की। कह रहे थे ना रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, अब बारी है समराइजिंग की। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। अब फाइनली प्रोप्राइटर को पता चलेगा, देखो हम फाइनल अकाउंट्स किसके बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म थोड़े से अलग होते हैं। फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थोड़े क्या बहुत ज्यादा अलग होते हैं। फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी वो भी अलग होती है। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अकेला व्यक्ति अगर बिजनेस चला रहा है तो उसके फाइनल अकाउंट्स कैसे बनेंगे। तो उस फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमें बनानी होती है, यहां पीछे मैंने लिख के लाया हूं, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। 3 अकाउंट्स बनाने हैं मात्र, बस 3 अकाउंट। ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में पता चलेगा आपको आपकी औकात, ये है बैलेंस शीट। ठीक है जी, कंपनी की औकात पता चलती है। कंपनी, मैं वर्ड बार बार ही बोल रहा हूं, कंपनी नहीं होता, फर्म होता है, ठीक है ना। कंपनी का केस अलग होता है। जब आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो आउटपुट है वो है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर कंपनी लॉस में है, वही फर्म लॉस में है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में फर्क है, जो हमें इस चैप्टर में जानना है। वो बातें भी हम जानेंगे जो हमारी स्कूल के अंदर, बहुत ही कम स्कूलों में वो बात पढ़ाई जाती है, बहुत ही कम स्कूलों में। और TS गरेवाल में हल्का सा जिक्र उसका किया हुआ है कि बीच में एक प्रॉफिट आता है जिसका नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है ना। 12th में बच्चे आ जाते हैं, उनको इस प्रॉफिट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। तो आज के लेक्चर में हम इसको नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ेंगे इसको अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तो आज मेनली आपको फोकस करना है इन 3 शब्दों पर,
पहला है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि आउटकम होगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का। फिर आपको क्या करना है बेटा, फिर आपको पढ़ना है नेट प्रॉफिट निकालेंगे या नेट लॉस निकालेंगे, जो कि आउटपुट होगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये वो प्रॉफिट होता है जिस पर एक व्यक्ति टैक्स भरता है, सोल प्रोप्राइटर, ठीक है ना। फिर बनाई जाती है हमारी बैलेंस शीट, जिससे हमारा जो आउटपुट आएगा ये पता चलेगा कि कंपनी के पास कितने रुपए के एसेट्स हैं और कंपनी के पास कितने रुपए की लाइबिलिटी और कैपिटल है। समझ रहे हो, ये मुश्किल नहीं है। तो एक एक स्टेज वाइज काम करेंगे। स्टेज नंबर 1 कहती है कि भैया पहले ट्रेडिंग अकाउंट को जानो। स्टेज नंबर 2 कहती है कि भैया पीएनएल अकाउंट को जानो। फिर बैलेंस शीट की मार्शलिंग वगैरह हम बात करेंगे। फिर अल्टीमेट हमारा जो एजेंडा है आज का, वो है फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, पूरे यानी एक ही क्वेश्चन में ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। उसका एक ऐसा हैक दे दूंगा कि आपकी गलती कभी होगी नहीं। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स गलत तरीके से करते हैं। बिकॉज आई एम अ सीए स्टूडेंट रह चुका हूं, मैंने कई ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाया है। अब तो मेरे पास समय नहीं है, ग्रेजुएशन छोड़ो मास्टर्स के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है, अपनी उम्र से बड़े बड़े लोगों को मैंने पढ़ाया है। हाँ जी, ये भी कभी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ किसी एक बातचीत में। अभी तो हमारे एग्जाम बहुत नजदीक है, अभी ऐसी फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, मैं भाग जाता हूं, तुम्हें पता ही है बीच बीच में। तो कहां था मैं, भाग गया ना मैं। तो मैं ये कह रहा था कि ट्रेडिंग, पीएनएल और, मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, ये 3 आउटकम है जो एक एक करके जज करने हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो काफी बढ़िया होने वाला है। मोस्ट ऑफ द टीचर वो फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज से वंचित रह जाते हैं। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो तो आपको वो जानने को मौका मिल जाएगा कि हाँ भाई, इस तरीके से करेंगे तो गलती होने के चांसेस शून्य हो जाएंगे और जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। चलो, वो कहते हैं ना, जब आप आए थे क्लास 12th के अंदर, तो कुछ मीम्स देखकर आए होगे क्लास 11th में। वो क्या थे मीम्स की बैलेंस शीट मैच हो गई, मैंने ही बनाया था वो, एक डांस करते करते ऐसे करके ना एक मीम बनाया था मैंने कि एक ही बारी में बैलेंस शीट मैच हो गई। वो मैंने उस दिन डाला था जिस दिन अकाउंटेंसी का 12th का पेपर था, तो बहुत वायरल हो गई, 10-11 मिलियन शायद उसके व्यूज चले गए। तो मतलब वो सारे बच्चे ना बिल्कुल एकदम रिलेट करते हैं कि बैलेंस शीट मैच होना मतलब इट्स अ बिग थिंग, मतलब ऐसा हो गया कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, उसने हाँ बोल दियो। ठीक है, तो बैलेंस शीट उसने हाँ बोल दिया, मैं इतनी खुशी नहीं हुई थी मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब उसने हाँ बोली मुझे इतनी खुशी नहीं हुई, मुझे खुशी अपनी बैलेंस शीट मैच होने की होती थी। देख रहे हो, लाली देख रहे हो चेहरे पर भाई साहब, अब इसका मीम मत बना देना भाई, ठीक है। चलो, तो पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई में सबसे पहले आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत सिंपल गेम है, बस एक ही हर्डल है और मेरे होते हुए हर्डल आएगा नहीं। सबसे पहले आता है फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में देखो, बहुत प्यारा सा फॉर्मेट बना रखा है। यहां होता है डेबिट, यहां पे लिख देता हूं। आगे अगर मैं कहीं छोड़ दूं तो भैया बैकलैश ना आए कि सर को फॉर्मेट बनाना नहीं आता, सर इतने बड़े हो गए हैं कि फॉर्मेट से ऊपर आ चुके हैं वो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले यहां पर आती है हमारी टू परचेजेस, कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हो आप। टू परचेजेस, यहां पर अमाउंट आएगा, माइनस कर देते हैं बेटा इसमें से परचेज रिटर्न, अगर होगा तो कोई, ये माइनस कर देंगे, फिर जो अमाउंट आ जाएगा वो यहां आ जाएगा। ये फॉर्मेट बना रहा हूं। फॉर्मेट सिर्फ डब्बा नहीं होता, अंदर की चीजें भी सेम होती है, तो आपको ये याद रखना है। फिर यहां पर आता है बेटा बाय सेल्स, जब आप माल बेच रहे हो, लेस सेल्स रिटर्न। कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि सर इस अकाउंट का नेचर क्या होता है। तो बेटा नॉमिनल नेचर का होता है, क्योंकि पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट में, दोनों अकाउंट में सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर की बातें होती है। गॉट इट। तो यहां पर आ गया हमारा सेल्स बाय, जो बच गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो यहां आ जाएगा। सही है जी, इधर लिख देंगे हम। फिर इधर आ जाएगा बेटा हमारा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना, ये आ गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। बस इतनी ही चीजें लिखने पर आपका जीपी या जीएल आ जाएगा। एक चीज बच गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कैपिटल अल्फाबेट में लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो, जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे एक्सपेंसेस की, ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे एक्सपेंस की, तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि
खर्चे दो, मतलब एक्सपेंडिचर दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, कैपिटल रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू। उसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम एक्सपेंस भी कहते हैं, वो दो प्रकार से किया जा सकता है, प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग, या कैश में ही दे दो। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है ये आज हम जानेंगे, हमें यही सीखना है, मेन हर्डल यही है बच्चों। फिर अगर इधर बचेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे लिखते हैं, ट्रांसफर टू पीएनएल। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आएगा तो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ये कैसे बचेगा, अगर इस साइड बड़ा अमाउंट है, इधर कम अमाउंट है, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी ये मेरा होगा ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर हम यहां पे बात करें, इधर मान लेते हैं कि मेरा कम अमाउंट है, यहां ज्यादा अमाउंट है, तो इधर क्या बचेगा बेटा, हमारा ग्रॉस लॉस। ऑब्वियस सी बात है, कोई एक ही आएगा, ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल, ट्रांसफर टू पीएनएल। तो मतलब मोटा बात ये हो गई है कि या तो ये आएगा, हाँ जी, एनी वन, दोनों में से कोई एक चीज आएगी, या तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या आएगा ग्रॉस लॉस। सही है जी। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है डेबिट क्रेडिट मैच कर जाता है, तो ना ग्रॉस प्रॉफिट है ना ही ग्रॉस लॉस है। इतना ओके हो गया, इतना ओके हो गया। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट समझा दूं ना, तो आप इनडायरेक्ट ऑलरेडी समझ जाओगे। देखो डायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं, इसको समझने के लिए 5 से लेके 10 मिनट इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो गेम है इन दोनों चैप्टरों में वो यही है कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। देखो डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और वो एक्सपेंस भी होना चाहिए। अब बच्चा कहता है सबसे पहले छूटते मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन के बच्चे क्या कह रहे हैं, सर मशीनरी। अरे हाँ, लेकिन मशीनरी खर्चा नहीं है ना मेरे बच्चों, मशीन खर्चा नहीं है, हम बात कर रहे हैं एक्सपेंस की। आपको एसेट और एक्सपेंस में तो पहले फर्क पता होना चाहिए, वो हमने बेसिक में जान लिया, ठीक है ना। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जिसका लुफ्त आप आने वाले कुछ छोटे पीरियड में उठा लोगे। वो दो प्रकार के हैं, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट खर्चा वो है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन पर। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने एक ना गन्ने के जूस की दुकान खोली, ठीक है ना, बेस्ट एग्जांपल है, मजा आता है, मैं कई सालों से दे रहा हूं ये। तो गन्ने के जूस की जब आप दुकान खोलते हो, तो अब ये देखो, एक गन्ने का जूस को बनाने के लिए यानी उत्पादन करने के लिए क्या क्या डायरेक्ट लगेगा, अब वो मेरे को बताते चलो। आप कमेंट में लिखते चलो तो मजा आता जाएगा, ठीक है ना। आप कमेंट में लिखते चलो, मुझे मजा आता जाएगा। जैसे सबसे पहले तो सर रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है सर, रॉ मटेरियल ना तो मैंने कंसीडर कर लिया ऑलरेडी, मैंने माल खरीद लिया है। ये देखो रॉ मटेरियल मैंने कंसीडर कर लिया परचेज। कुछ मेरे गोदाम में ऑलरेडी गन्ने पड़े हुए थे इस साल की शुरुआत में, क्योंकि मैं 12 महीने गन्ने का जूस बेच रहा हूं, ठीक है ना। और कुछ मैंने यहां पर खरीद लिया, सही है। तो रॉ मटेरियल तो मेरा कंसीडर हो चुका है, सही है ना। अब रॉ मटेरियल के अलावा और क्या क्या लगेगा, सर सबसे पहले लगेगा कार्टेज, कैरिएज, फ्रेट, एक ही बात होती है ना, ट्रक टेम्पू लॉरी का खर्चा, और वो भी कौन से वाला भैया, इनवर्ड वाला। कौन से वाला, इनवर्ड वाला। जब आप गन्ने लेकर आओगे तो कंधों पे रखकर तो लेकर नहीं आओगे, तो आप क्या कर रहे हो, जहां पर भी मंडी से या खेतों से, या मान लो आपका इतना बड़ा उत्पादन है, हम यहां दुकान की बात कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट बड़ा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप शुगर केन जूसेस कैन टेट्रा पैक में बनाकर बेच रहे हो, तो आपने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, तो आप गन्ने का जूस खुद गन्ना जो है वो खुद जाकर नहीं खरीदोगे, तो आप खेतों के सीधा फार्मर से आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो बोलेंगे भैया उगाओ, ट्रक में लोड करो और लाकर मेरे गोदामों में फेंकते जाओ। अब ट्रक टेम्पू का खर्चा भी तो भाई फार्मर लेगा ना, तो वो कैरियज, कार्टेज, फ्रेट। मैं कह रहा हूं छोटी सी दुकान चला लो तो रेड़े पर भी तो रखकर लाओगे, तो कैरियज कार्टेज तो दोगे ना उसका। अच्छा जी, उसके बाद आप या तो खुद ही काम कर रहे हो, या आपने एक अगर छोटी सी दुकान है तो एक बंदा रखा हुआ है, या बड़ी फैक्ट्री है तो बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे, तो वेजेस देनी पड़ेगी बेटा उनकी। उसके बाद जो आप जिस मशीन से निकाल रहे हो उसको चलाने के लिए पावर या फ्यूल लगेगा।
छोटी दुकान है तो छोटी सी बिजली लग जाएगी। फैक्ट्री में आने वाली बिजली को पावर कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहते। या फॉर एग्जाम्पल आप छोटी सी दुकान चला रहे हो, वहां बिजली भी नहीं है मान लो, तो आपने एक ऐसा इंजन लगा रखा है जो डीजल वगैरह से चल रहा है। आपने देखा होगा गली मोहल्लों में लगने वाले जो बाजार होते हैं, वेडनेसडे मार्केट या जो वीकली मार्केट्स होती हैं, गर्मियों में वहां पर एक गन्ने वाला बैठता है, गन्ने के जूस वाला बैठता है। या गलियों में ही मैंने देखा है, पंजाब साइड, आपको लुधियाना साइड, या मैं कभी अभी इन लॉज के घर जाता हूं, बेटा हरियाणा में जाता हूं, तो वहां पर गलियों में ही वो एक ट्रैक्टर घूम रहा होता है। वो ट्रैक्टर डीजल से ही चल रहा है, उसका जो गन्ने का जूस निकालने का जो मशीन है वो भी किससे चल रही है, डीजल से। तो फ्यूल लगेगा। और बताओ क्या क्या लगेगा सर? ग्लास लगेगा सर, ग्लास बिल्कुल लगेगा सर, ग्लास भी तो बेचेंगे सर। स्ट्रॉ लगेगा सर, बिल्कुल। जब तक माल आपका तैयार नहीं हो जाता, जब तक माल आपका तैयार नहीं हो जाता, तब तक के सारे खर्चों को हम डायरेक्ट खर्चा बोलेंगे, एटसेट्रा। अब आप सोचते रहो कौन कौन से हैं। जब तक माल रेडी टू, बेचने से पहले तक का खर्चा है ये, समझ रहे हो? बेचने से पहले पैकेजिंग वैकेजिंग सब जोड़ लो। पैकेजिंग ऑन सेल वो अलग चीज होती है। मतलब आपने क्या किया भैया, फ्री होम डिलीवरी कर रहे हो तो आपने क्या किया, उसको थैली में भी डाल के दे रहे हो, कार्टन भी दे रहे हो, कार्टन का बबल रैप भी करा रहे हो, वो अलग खर्चा है। वो है माल तैयार होने के बाद जब ऑर्डर आ गया बेच रहे हो, वो है पैकेजिंग ऑन सेल। हम उसकी बात नहीं कर रहे, माल तैयार करने तक की हम बात कर रहे हैं। वो सारे के सारे, मान लो फैक्ट्री का रेंट हो गया। मैं सारी चीजें यहां नहीं लिखूंगा क्योंकि जब तक क्वेश्चन में आएगा नहीं, आप खुद बाइफरकेट नहीं करोगे, आपको मजा नहीं आएगा। तो स्पून फीडिंग तो बेकार ही है। तो फैक्ट्री का किराया हो गया, फैक्ट्री का बिजली का बिल हो गया, फैक्ट्री को मैनेज करने वाला एक मैनेजर हो गया। ये सारी की सारी चीजें जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगी। सिंपल सा फंडा है। तो उसको आप क्या बोलते हो बेटा? डायरेक्ट खर्चा। क्या बोलते हो? डायरेक्ट खर्चा। इसके अलावा जो हमारा बच गया वो हो गया सारा का सारा हमारा इनडायरेक्ट, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना, जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। यानी अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर भी एक प्रकार की प्रोडक्शन हो रही है। अगर मैं आपसे पैसे लेता, चलो अभी तो मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूं, जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं, जो मेरे ऑनलाइन के बच्चे हैं, वो मुझे पैसे देते हैं, तो ये सेम लेक्चर मैंने उनको भी पढ़ाया होगा, यही सेम बात तो उनको भी हाल ही में पढ़ाई होगा। सिलेबस खत्म हो गया, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया, मैं आपको बता दूं पता ही होगा ना, 18 तारीख से क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, मजेदार, मजा आ रहा है। और वहां पर भी अगर मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन के साथ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, डेडिकेटेडली पढ़ा रहा हूं। तो जिसको ज्वाइन करना है तो होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, जाकर देख लो, कमेंट में भी लिंक होगा, तो जाकर ज्वाइन कर सकते हो। 999 का कोर्स है, 5 के 5 सब्जेक्ट है, मैथ साइंस, सॉरी मैथ्स कह रहा हूँ, हाँ मैथ्स भी है, कोर मैथमेटिक्स, इंग्लिश है, बीएसटी है, इको है, और ऑफ कोर्स अकाउंटेंसी तो है ही है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया से एक दिन के अंदर 2, 2.5, 3 घंटे की क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस। 45 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमारी रिवीजन मॉक टेस्ट चलेंगे। तो टिल एग्जाम तक ही आपका पैकेज 999 में रहेगा। अच्छा हाँ, मैं कहां था, मैं ये कह रहा था कि अब जो मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी ये सेम पढ़ाया, तो डायरेक्टली मेरी वेजेस लग रही है, समझ रहे हो, बिजली लग रही है, ओके सर, वाईफाई लग रहा है, ओके सर, समझ रहे हो। लेकिन मेरी बात बताओ, जो बैकएंड पे टीम डायरेक्टली काम कर रही है, देखो ना, इनडायरेक्टली भी तो कोई टीम होगी जो ऐप को संभाल रही है, इनडायरेक्टली भी कोई सेल्स पर्सन होगा, कोई क्वेरी लेने वाला पर्सन होगा, कोई ऐप को मेंटेन करने वाला पर्सन होगा, कोई हमारे ऑफिस में जो ऑफलाइन में बैठते हैं बेटा, वहां पर एक मैडम बैठती है जो बच्चों की क्वेरीज लेती हैं, एडमिशन ले लेती हैं, कहते हैं ना, क्या उसको क्या बोलते हैं बेटा आपका, मे आई हेल्प यू डेस्क, वहां पर एक मैम बैठती हैं, चारू मैम, लक्ष्य है ये वो बना रहा है, पीपीटी बना रहा है। तो ये सब इनडायरेक्ट है, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले खर्चे जो होते हैं, ठीक है ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले जो खर्चे होते हैं, जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो सैलरी आप ऑफिस में बैठे हुए लोगों को दे रहे हो, सही है, ये वाली सारी की सारी चीजें। उसके बाद माल बेचने वाला, जैसे कार्टेज और फ्रेट, ये सब चीजें जो होती हैं, ये आउटवर्ड बेचने वाले जो खर्चे हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो खर्चे हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, सही है जी, जैसे डेप्रीसिएशन हो गया, लोग आपका पैसा लेकर भी भागेंगे, बैड डेट हो गया, इनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी खर्चे, ये भी नुकसान होते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद फायर लग जाती है, थेफ्ट हो जाता है, उससे लॉस हो गया, समझ रहे हो।
उसके बाद डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब चीजें हो गई एक्सेट्रा। 50 खर्चे आएंगे, सीए की फीस, ठीक है, आपका जो वकील है उसकी फीस, ये वाली फीसें हो गई। उसके बाद मुझे याद आ जाएंगी, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। एडवर्टीजमेंट हो गया, फ्री सैंपलिंग हो गई, ड्राइंग्स हो गई। चलो ड्राइंग तो हमारी कैपिटल में से माइनस हो जाती है। तो अभी फिलहाल ना आपको जो फोकस करना है वो इन पे करना है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनको छांट लिया, जो बच गया वो सारा का सारा क्या है, इनडायरेक्ट है। तो 3-4 क्वेश्चन जब तक करोगे नहीं ना, आपको मजा नहीं आएगा। कम से कम 3-4 क्वेश्चन करो। अभी कुछ होगी दुविधा, सर वो क्या होगा, सर वो क्या होगा, सर वो क्या होगा। एट द एंड ऑफ द लेक्चर तक आपको सब क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ क्लियर ना हो एट द एंड ऑफ लेक्चर, मां कसम होगी, लेक्चर देखने के बाद, होमवर्क करने के बाद फिर आप मुझे बताना कि सर ये वाला रह गया, ये वाला भी डाउट है, कहां जाएगा, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। कह रहे हैं स्टॉक दे रखा है 1 लाख, वेजेस दे रखी है, सेल दे रखी है, रिटर्न आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, परचेज, और ये हमको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का। सही है। आओ तो इसका ट्रेडिंग अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें तो हमारी आएंगी, जैसे क्या आ गया, 2 परचेजेस आ गया, इधर कुछ बेसिक फॉर्मेट तो आप बना ही लो। और माइनस क्या था बेटा, परचेज रिटर्न। क्वेश्चन में है या नहीं आप लिख देना कि ताकि जगह तो बनी जाए। यहां आ गया 2 ओपनिंग स्टॉक, यहां आ गया बाय सेल्स, माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न को, यहां आ गया बेटा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये 4 चीजें तो आप लिख ही दिया करो। अब जैसे सबसे पहले आया ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपया, तो ओपनिंग स्टॉक के आगे बच्चों आ गया 1 लाख रुपया। फिर आ गया हमारा, अभी वेजेस की बात करते हैं, परचेज आ गया हमारा कितना, 10 लाख रुपया। अभी हम डायरेक्ट खर्चों की बात करेंगे अभी। फिर आ गया बेटा हमारा सेल्स आ गया 15,50,000 रुपया। बस जो सामान फिक्स्ड है वो तो भर ही लो ना। फिर आ गया हमारा रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न हो गया, तो ये 80,000 रुपए आ गया। तो यहां पर आ गया भैया 9,20,000 रुपया। उसके बाद बात करेंगे तो रिटर्न इनवर्ड आ गया हमारा सेल्स रिटर्न 50,000 रुपया, तो ये हो गया भैया हमारा 15 लाख रुपया। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा नीचे दिया होगा आपको, हमेशा तो नहीं कह सकते, दिया होगा, तो ये आ गया 2 लाख रुपए। अब हमें मेनली बात करनी है डायरेक्ट खर्चों की। अब डायरेक्ट खर्चे वही हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आओ बात करेंगे। जैसे वेजेस क्या डायरेक्ट है, बिल्कुल। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरीज, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जो वेजेस होता है ना, वो फिजिकल वर्क के लिए दिया जाता है। फिजिकल वर्क फैक्ट्री में होता है। अब ये मत कहना कि सर फिजिकल वर्क ऑफिस में नहीं हो सकता। देखो जो हमारी किताबों में डेफिनेशन है ना, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। हमारी ऑफिस के अंदर भी फिजिकल वर्क होता है। कोई ऐसा बंदा होगा जो चाय बनाने के लिए रखा गया, मेंटल वर्क नहीं है वो, सही है ना। अब मेरी बात समझ लो, लेकिन उसकी भी हम सैलरी ही मानते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। वो तो सिर्फ स्टाफ को चाय, वो वाला स्टाफ जो सेल ऑर्डर ले रहा है, जो परचेज कर रहा है बैठ के ऑफिसों में एसी के अंदर, उसका गन्ने का जूस बनाने से कोई लेना देना नहीं, उसको बनाना भी नहीं आता। उसको बस चाय बनानी आती है, चाय पिलानी आती है, टेबल साफ करनी आती है। ऐसे लोग होते हैं ना। अब बोलो सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, बेटा ऐसा है समाज में ना लोग, ठीक है ना। तो इनको जो हम पे कर रहे हैं वो वेजेस है या सैलरी, वो सैलरी है। वेजेस वो है जो डायरेक्ट गन्ना को इन्वॉल्व है, जो गन्ना साफ कर रहा है, जो गन्ना मशीन में दे रहा है, फिर जूस निकाल रहा है, उसको छान रहा है, उसको पैक कर रहा है, बबल रैप कर रहा है, लोड कर रहा है, अनलोड कर रहा है, वो है फिजिकल वर्क। वो क्या हो गया, वेजेस। तो वेजेस डायरेक्ट है, सैलरी। और एक बात बताइए, बताऊं, कभी कभी क्वेश्चन में आता है वेजेस एंड सैलरी एक साथ आ गया, अब क्या करोगे। तो पहले वाले वर्ड को तवज्जो दे दो, तवज्जो मतलब इंपॉर्टेंस। तो वेजेस एंड सैलरीज है तो उसको डायरेक्ट ले लेंगे, सैलरीज एंड वेजेस है तो उसको इनडायरेक्ट ले लेंगे। लिख लेना भाई, लिख लेना, हर्ट आ जाए इस बात पर, ठीक है ना। तो अभी यहां पे सबसे पहला हमारा डायरेक्ट खर्चा आ गया वेजेस। टू वेजेस कितना था बेटा, 50,000 रुपया। तो सबसे पहला हैक तो मैं आपको 50 बार ही दे चुका हूं, इसको सील ऑर्डर में ही लिखना, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, तो बार बार कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। मैं यहां लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास लाइंस नहीं है। फिर आ गया फ्रेट इनवर्ड्स, इनवर्ड वाला तो आ जाएगा। फ्रेट तो पता ही होगा ना, ट्रक, टेम्पू, लॉरी, शिप का खर्चा। माल बाहर से मंगाओगे तो फ्रेट्स वगैरह लगते हैं। कितना है भैया, 5,000 रुपये। तो यहां पर आ गया ये 5,000।
उसके बाद बात करेंगे कैरियज इनवर्ड, ये भी आ जाएगा, टू कैरियज इनवर्ड। कितना है कैरियज इनवर्ड? 10,000। ठीक है जी। कोई ऐसा खर्चा जो हमने नहीं लिया हो, आओ चेक करेंगे। हमने ये सारे के सारे खर्चे ही थे जो दिए हुए थे, वो सारे ही खर्चे थे, ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं था। अब बस हमें क्या करना है, टोटल। टोटल तो आपको आता ही होगा भाई, साल खत्म होने को आ रहा है, आमने सामने करना है, ऊपर सिंगल नीचे डबल लाइन। ये आ गया भैया 17 लाख, यहां पर भी आ गया भैया 17 लाख। अब इस 17 लाख में से ये सब माइनस कर दो। कितना माइनस कर देंगे बेटा? देखो तो ये आ गया 10,20,000, 10,70,000, 10,80,000, 10,85,000। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जीपी ही आया है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं टू ग्रॉस प्रॉफिट। एक करूंगा कैलकुलेशन तो आपकी है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, हल्का हल्का लिख देना, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। सही है जी। तो ये आ गया 17 लाख माइनस, ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਕੂਨ ਨੀ। 9,20, ये आ गया 1,55 और माइनस 10,000, यही आया 6,15,000। आपका भी यही आया होगा 6,15,000। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर तो आप कर ही लेंगे। ऊपर डेबिट क्रेडिट ना लिखना भूलें, यहाँ डेबिट आएगा, यहाँ क्रेडिट आएगा। पेपर में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट आ जाए ऐसा भूल जाओ, अभी तो आप एक जर्नी जी रहे हो। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, क्वेश्चन में ईयर लिखा है तो मेंशन करेंगे 31 मार्च 2021, ये मेंशन कर दिया। ईयर नहीं है तो खाली छोड़ सकते। इतना समझ में आ गया बेटा? चलें एक और क्वेश्चन देखें, एक क्या दो देखेंगे, चिंता काहे कर रहे हो, आ जाओ एक और देखो। एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑन 31 मार्च 2021, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 10,000, सेल्स रिटर्न है, सेल्स है, वेजेस है, परचेज रिटर्न है, कैरिज इनवर्ड है। कैरिज आउटवर्ड तो आएगा ही नहीं, कैरिज आउटवर्ड तो आएगा नहीं। कैरिज आउटवर्ड कहाँ आएगा? वो हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है। माल बेचते वक्त हम जब फ्री होम डिलीवरी कर रहे हैं तो माल तो बिक गया ना, अब तो हम तो उसके घर पहुंचा रहे हैं, उसका भी खर्चा हम ही ओट रहे हैं। तो वो क्या हो गया? ये फ्रेट इनवर्ड आएगा। तो ये नहीं आएगा, बाकी सारा आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपया। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लिख देते हैं सारी चीजें। टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, यह आ गया टू ओपनिंग स्टॉक बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न और बाय ओपनिंग नहीं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जैसे सामान आता जाएगा वैसे लिखते जाना। अब जैसे पहला सामान आ गया ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक के आगे 10,000 लिख दो। उसके बाद सामान क्या आया? सेल्स रिटर्न 5,000, तो सेल्स रिटर्न के आगे लिख दो 5,000। उसके बाद सामान क्या आया? वेजेस कितना है भैया? सॉरी सेल्स आया 2 लाख रुपए, तो यहाँ 2 लाख रुपए हमारा ये आ गया। 2 लाख में से 5,000 जाएगा, 1,95,000। उसके बाद बात कर रखा है बेटा वेजेस की 11,000 रुपए, परचेज 2 लाख रुपए, तो 2 लाख की परचेज है, टू वेजेस 11,000 रुपए। सही है। जो जो सामान है वो हम यहाँ पर मेंशन करते जा रहे हैं। फिर परचेज रिटर्न है बेटा कितना? 2,500 रुपया, तो यहां पर आ गया 1,97,500। गॉट इट। उसके बाद हमारा कैरियज इनवर्ड कितना है भैया? 1,500 रुपया, वो भी यहीं आ गया। कैरियज इनवर्ड 1,500 रुपये आ गया। उसके बाद बात करेंगे फ्रेट इनवर्ड 3,000 रुपये आ गया। टू फ्रेट, या सिर्फ फ्रेट भी लिखोगे तो ऑब्वियसली बात है इनवर्ड ही है। कितना है भैया? 3,000। और लास्ट क्या रह गया? फ्रेट इनवर्ड 2,500 है भाई। फ्रेट इनवर्ड कितना है? 2,500। लास्ट में रह गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, वो है 20,000। सही है जी। ये हमने सारा का सारा सामान पुट कर दिया, बस कैरियज आउटवर्ड नहीं आएगा, ठीक है ना। बस अब फिर वही काम कर दो, यहाँ टोटलिंग कर दो। ये 2 क्वेश्चन जान के इसलिए कराए कि ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहां पर आ गया 195 प्लस 20 विच इज 2,15,000। ये बड़ा लग रहा है मुझे, या ये बड़ा लग रहा है? ये वाला बड़ा लग रहा है। 2,15,000 में से 2,15,000 में से माइनस किया 1,97,500, माइनस किया 21,000,
माइनस किया 4000, 4000 ही है ना, हाँ, तो यहां पर आया 7500, तो हमारा क्या आ रहा है, ग्रॉस लॉस आ रहा है, बाय ग्रॉस लॉस विच इज 7500। तो ये भी टोटलिंग गलत है, टोटलिंग ठीक कर लेना, ये वाली टोटलिंग आएगी ना, बड़ा ये है, ठीक है ना भाई, सही है। तो इतना ही सिंपल गेम है, इधर बचेगा तो जीपी, इधर बचेगा तो जीएल बाय ग्रॉस लॉस, चाहो तो ये लिख सकते हो ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। कई स्कूल कहते हैं लिखना ही लिखना है, कई स्कूल कहते हैं लिखने की नीड नहीं है, यहाँ डेट लिखोगे, डेबिट लिखोगे, क्रेडिट लिखोगे, कैलकुलेशन हो सकता है मेरे ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि मेरा फोकस वो है ही नहीं, वो बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो आज, क्योंकि मेरे को बस ये डालना है कि यहां पर और इधर क्या क्या आएगा, ये आप भी इसी एस्पेक्ट पे करो, कैलकुलेशन तो आप भी कर ही लोगे, प्लस माइनस तो कर ही लोगे यार। अब यहां पर अब एक क्वेश्चन आया विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे एक बात नहीं सीखोगे आप, कह रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन के अंदर ये शब्द आपको दे दिया जाए, कौन सा, एडजस्टेड परचेज आ जाए, सिर्फ परचेज नहीं है ये कौन सी परचेज है, एडजस्टेड परचेज, तो ना आप ओपनिंग स्टॉक लोगे, ना ही आप क्लोजिंग स्टॉक लोगे। जब भी एडजस्टेड परचेज आएगी, जब भी एडजस्टेड परचेज आएगी, ये जब भी गिवन होगा, तो डोंट कंसीडर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज, अच्छा सर कारण तो दो, बिकॉज एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न भी हो रखा है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये ऑलरेडी आ रखा है। अगर परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है वो भी ऑलरेडी एडजस्टेड है, ठीक है ना, मान लो माइनस परचेज रिटर्न भी लिख देता हूं, तो ये सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड ही है। ओपनिंग स्टॉक प्लस हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है, ओपनिंग प्लस होता है, क्लोजिंग क्या हो जाता है, माइनस, तो आपको कुछ करने की नीड नहीं है, बस आप सीधा यहां पर क्या लिखोगे, टू एडजस्टेड परचेज, कितना है भैया एडजस्टेड परचेज, 11 लाख रुपए, इतनी बात का ध्यान रखोगे। फिर आ गया सेल्स, यहां आ गया बाय सेल्स 12,50,000 रुपया, माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, सर है या नहीं है पता कैसे चलेगा, आगे जा लेंगे, नहीं होगा तो शून्य लिख देंगे, जगह मेंटेन करनी जरूरी है। फ्रेट एंड कैरियज इनवर्ड कितना है, 6,000, तो टू फ्रेट एंड कैरियज कितना भैया, 6,000। फिर यहां पर आ गया टू वेजेस, कितना आ गया भैया, 14,000। फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड ये नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना, बस अब आएगा सीधा टोटल, ये है नहीं, यहां पर आ गया सीधा 12.5 लाख, सीधा आमने सामने टोटलिंग कर लेना, तो 12.5 में से ये 11,20,000 चला जाएगा, 12.5 में से ये 11,20,000 चला जाएगा, बचेगा 1,30,000, यह आ गया बेटा मेरा जीपी, जीपी बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट, सही है। क्लोजिंग स्टॉक नॉट टू बी कंसीडर्ड, समझ रहे हो, मैं इसको बॉक्स बना के लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेटा ये, अक्सर बच्चे गलती कराते हैं, यहां पर इसको हम हाँ जी डोंट कंसीडर, इसको कंसीडर नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी परचेज हमको क्या दे रखी है, एडजस्टेड, यानी ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है, दो बारी माइनस थोड़ा ना करोगे, इतना क्लियर है। हैशटैग यहां तक पहुंच गया, थम्स अप दे दो, हैशटैग पहुंच गया, नियम पता है पढ़ने का, तो बेटा तालियां हो जानी चाहिए, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट पूरा हो चुका है। अभी आप यहां पर 10 मिनट का एक ब्रेक ले सकते हो, जहां पर जाकर अपने टीएस गरेवाल, डीके गोयल, जो भी किताब से आप पढ़ रहे हो, वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट के 4-5-6 क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के 4-5-6 क्वेश्चन कर लो, गॉट इट। अच्छा, एक अभी आपको आएगी दिक्कत, सर क्लोजिंग स्टॉक कौन से वाला लेना है, मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू, 3 तक गिनूंगा, जल्दी से बता दो, मेरे से पूछने से पहले, मेरे बताने से पहले 3 तक गिनूंगा, मार्केट वैल्यू लेते हैं या बुक वैल्यू, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से छोटी होती है वो कंसीडर की जाती है बेटा, ठीक है ना।
अब वो आप देख लो कौन सी होगी, अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जी। अब आता है जी फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे आसान फॉर्मेट इसका है, जो डायरेक्ट खर्चा नहीं है वो सारा का सारा क्या है, इनडायरेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर सबसे पहले तो आ जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यानी ऑब्वियस सी बात है हम P&L स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे अगर हमने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया तो, या गलत बन गया तो वो गलत ही होगा। ऊपर से इसके ऊपर क्या बना हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का जीपी इधर आ गया, ग्रॉस लॉस होगा तो इधर आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है दोनों में से कोई एक चीज आएगी। अब यहां पर 2 सारे के सारे कौन से खर्चे आ जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉर्मल एबनॉर्मल सब आ जाएगा। आग लग गई, चोरी हो गई, डाका डल गया, वो भी आ जाएगा। बाय अदर इनकम, आप मुझे बताओ साइंस एंड फन या OSR एकेडमी की खाली एक ही इनकम है, कोर्स बेचना, यानी सेल्स। अभी जो हमने यहां पे लिखा था ट्रेडिंग में बाय सेल्स लिखा था ना, सेल का मतलब क्या है मेरे लिए, सेल का मतलब क्या है, जो ऑफलाइन बच्चा आके पैसा दे रहा है वो भी सेल है मेरी, जो ऑनलाइन बच्चा मेरा कोर्स खरीद रहा है वो भी मेरी सेल है। तो जो ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन है, ये जो बच्चे मेरे कोर्सेज खरीद रहे हैं ये मेरी सेल है। क्या खाली मेरा घर इसी से चल रहा है, क्या खाली ये ऑर्गेनाइजेशन इसी से चल रही है, आंसर इज नो। हाँ, मैं कह रहा हूं अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो 95 रुपए 95 रुपीज मैं इन्हीं बच्चों से कमा रहा हूं, लेकिन 5 रुपए मेरी अदर इनकम भी है, जैसे ब्याज आता है मुझे। तो आप मुझे पैसे देते हो, वो सारे में एक दिन में थोड़ा ना खर्च देता हूं। अभी हमने क्रैश कोर्स बेचा, 15 डेज में हमने एक ह्यूज अमाउंट हमने किया इकट्ठा, मान रहा हूं किया हमने इकट्ठा, क्योंकि बच्चों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। मैंने अभी अभी अपने पेड बैच में बताया था, हाँ शायद मैं क्रैश कोर्स में बताया था, पिछली बार ये मान के चलो अगर मैंने 100 रुपए का कोर्स बेचा है तो इस बार 5,000 रुपए का कोर्स बेचा है। ये मैंने क्रैश कोर्स की पहली क्लास में बताया, यस, बेसिक टर्म्स पढ़ाते पढ़ाते। तो मैं सिर्फ अकाउंट्स में ही ना पैसे की बात करता हूं, मैं मैथ्स में कभी पैसे की बात नहीं करता हूं, क्योंकि मैं, आपने मेरे को कहते हुए सुन लिया होगा ये लाइन कि अगर कॉमर्स का टीचर, खास करके अकाउंटेंसी का और इकोनॉमिक्स का बंदा, मतलब तो कॉमर्स का हर एक टीचर इंग्लिश मैथ्स को छोड़कर अगर आपसे पैसे की बात नहीं कर रहा ना तो उसे पढ़ना बंद कर दो भाई। माइंडसेट ही नहीं बना पाएगा ना वो आपका, क्या बात कर रहे हो। पैसे की बात करनी बड़ी जरूरी है, और हम वही वाले पैसे की बात कर सकते हैं जो रियलिटी है, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं झेल रहा हूं। तो मैंने लगभग मान के चल सकते हो कि मैंने 50 टाइम्स ज्यादा बच्चों ने इस बारी कोर्स खरीदा है, ट्रस्ट किया बच्चों ने, उसके लिए भी शुक्रिया जो जो सुन रहा है। तो कहानी यह कि सारा पैसा मैं एकदम से थोड़ा खर्च दूंगा। अब मैं सारा पैसा घर पे तो लेकर आऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी साली की शादी है, मेरी वाइफ उड़ा देगी, घर पे लेकर भी नहीं आना चाहिए, घर तो कुआं है। सैलरीज भी अभी मुझे सारी तो नहीं देनी ना, आने वाली 3 महीने की सैलरीज नहीं देनी अभी मुझे, तो कुछ पैसे को हम इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे मैं ई गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूं, मैं शेयर में इन्वेस्ट करता हूं, चलो एफडी मान लो, हमारे माइंड सेट के हिसाब से बात कर लेते हैं, तो एफडी मान लो, शेयर मान लो, किसी को ब्याज पे पैसे दे दिए, समझ रहे हो, तो वहां से मुझे ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे कमीशन भी आ रही है। मेरे ऑफलाइन में कई ऐसे फैकल्टीज आते हैं पढ़ाने जिनको मैं सैलरी नहीं दे रहा हूं, वो मुझे कमीशन दे देते हैं, कहते हैं सर मेरे आगे जितना बच्चा बैठेगा, आपकी मेहनत नहीं है, ऑफलाइन आपके पास जमा नहीं होंगे, जितना बच्चा बैठेगा मेरे पास उतने आप कमीशन दे देना। वैसे मैं ये काम करता नहीं हूं, ये वाला तो कर रहा हूं, लेकिन एक काम और बता रहा हूं, जैसे मेरे पास बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूट वाले लोग आ जाते हैं, ये सर हम CUT पढ़ाते हैं, सर हम नीट पढ़ाते हैं, हम NDA पढ़ाते हैं, हम ये पढ़ाते हैं, तो आप ऐसा करो कि हमें बच्चा दे दो, रेफर कर दो, हम बच्चों को सर अब्रॉड भेज देंगे पढ़ाने के लिए, समझ रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे दिल्ली में होते हैं, वो कहते हैं भैया हमें बाहर जाना है, तो आप हमें रेफर कर दो, बच्चे ने अगर एडमिशन ले लिया, सर 20-22 लाख रुपए फीस होती है, 10% आपका, 2-2.5 लाख रुपए बैठे बैठे कमा लोगे। मैं करना ही नहीं है काम, मैंने नहीं किया, आई स्वेयर टू माय डॉटर, मैंने आज तक ऐसा कोई भी कोलैबोरेशन नहीं किया, ना मैं करूंगा जीवन में, वैसे नेवर से नेवर, लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं किया 19 सालों में। तो वहां से मुझे कमीशन आ रही है, ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये सारी चीजें जो मुझे मिल रही है मेरी अदर इनकम में आएगी। अब कुल मिलाकर जो आया, जो गया, अब जो बच जाएगा ना बेटा, अब जो बच जाएगा वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट, वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट, सही है जी, नेट प्रॉफिट, ये कैपिटल में ऐड हो जाती है, या क्या होगा बेटा हमारा नेट लॉस, ऑब्वियस सी बात है, ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। इतना क्लियर है।
अब ये फॉर्मेट इतना सही है, लेकिन ये जो मैंने ये दो चीजें लिखी हैं ब्लू कलर से, इनकी बहुत बड़ी लिस्ट है। और एक बार लिस्ट पढ़ लेते हैं जो आपकी किताब में ही फॉर्मेट दिया हुआ है। थोड़ा छोटा हो सकता है, जूम कर लेना, क्योंकि है इतनी सारी आइटम में क्या करूं भाई। तो एक एक करके पढ़ देता हूं। मुझे लगता नहीं है कि आपको इनमें से कोई भी नहीं आती होगी, लगभग सारी आती होंगी। सैलरीज के बारे में पता है, रेंट के बारे में पता है, स्टेशनरी के बारे में पता है, पोस्टेज और कोरियर भी पता होगा, खत भेजना, फोन एंड इंटरनेट खर्चे भी हो गए आजकल। तो इंश्योरेंस कराना, अपनी इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो LIC हो गई, वो तो ड्रॉइंग होती है, पता है ना आप लोगों को। मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं सामान की, एसेट्स की, उसका जो इंश्योरेंस दूंगा, या एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा रखा है, ये मेरा खर्चा है बेटा। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट वगैरह हो गई। वैसे बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस और एडवर्टीजमेंट में फर्क होता है, देखो अभी एडवर्टीजमेंट भी आएगा, दोनों में हल्का सा अंतर है। एडवर्टीजमेंट तो हो गया भैया, मार्केटिंग कर रहे हैं, पेड ऐड चल रही है, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, हम बाहर होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, पैम्पलेट बंटवा रहे हैं। एक होता है बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, जो कई लोगों को करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई गाड़ी खरीदने गए हो, मैं कह रहा हूं खरीदनी भी नहीं है, चलो आज ही करके देख लेना। आज आप जाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा कपड़ा पहनने की भी नीड नहीं है यार, ये थोड़ा डिसाइड करेगा कि मेरी औकात है या नहीं खरीदने की, सिंपल सा है। तो मैं जब फॉर्च्यूनर खरीदने गया था तो मैं निक्कर पहन के गया था, उससे क्या लेना देना उसको। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे एग्जांपल मैं बिल्कुल इधर हो जाता हूं। आप जाओ किसी आज शोरूम में जाओ, बोलो सर दिखाओ थार रॉक्स दिखाओ, ठीक है, फुल एटीट्यूड, नहीं भी एटीट्यूड तो भी दिखाओ ठीक है। वो आपको कॉफी जरूर पिलाएंगे, वो आपको पानी जरूर पिलाएंगे, वो आपको बैठाएंगे, कॉफी बिस्किट नमकीन सब आता है। आप किसी बड़े ज्वेलर्स की दुकान पे चले जाओ, PP ज्वेलर्स, मालाबार, कल्याण ज्वेलर्स, वहां चले जाओ, बोलो सर वो गोल्ड के वो दिखाओ, बैंगल्स दिखाओ, कड़े दिखाओ, रिंग दिखाओ। जब वो दिखाई रहे होंगे ना, 5 मिनट बाद कोई बंदा आएगा, सर मे आई हैव टू लाइक सम टी और कॉफी और सम कोल्ड ड्रिंक और जूस सर। तो आप बोलो कि कॉफी विदाउट शुगर, कॉफी विद शुगर, वो जाएगा बना के लेकर आएगा। आप कोई बैंकेट बुक करने चले जाओ, ये है बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, अपने क्लाइंट्स के साथ रूबरू होना। सर गाड़ी तो आप ले ही लोगे, सर नहीं लोगे कोई बात नहीं, बैठ के कॉफी पीते हैं पहले, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप जाओ ना, कभी गए भी होगे, किसी का एक एक्सपीरियंस होगा तो जरूर कमेंट में शेयर करना। इसको बोलते हैं बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, जरूरी है अपने क्लाइंट को। जैसे हम भी अभी कभी कभी क्या होता है, आज की बात बता दूं, आज का डेट है, मैं तुम्हें बता दूं, आज डेट है 21 नवंबर, आज रात को 10 बजे तक मेरी क्लास है। 10 बजे के बाद मुझे अपने किसी एक और अन्य टीचर को, जिसको हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, समझ रहे हो ना, बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उनके साथ जाना पड़ रहा है, खाना खिलाने, डिनर खिलाने। तो पैसे लगेंगे ना भाई, पैसे की बात कर रहा हूं, मतलब ये नहीं कि सर हाय आपको खाना खिलाने के पैसे भी जोड़ रहे हो, भाई बिजनेस है ये, मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, एथिकल क्लास नहीं चल रही, समझ रहे हो, हिंदी की साहित्य क्लास नहीं चल रही। तो ये सोचना पड़ेगा ना, अकाउंटेंसी है, कहीं तो रिकॉर्ड करूंगा, 5-7-10 हजार का बिल आएगा आज, वो कहां लिखूंगा मैं, अपनी जेब से थोड़ा दूंगा, मैं क्यों दूंगा, ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है, 20 बच्चे थोड़ा गए थे मेरे, समझ रहे हो। तो वो क्या है, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, फील कर पा रहे हो। रिपेयर आ जाता है, AC खराब हो जाता है, कुछ खराब हो जाता है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, कन्वेंस, ट्रक टेम्पो नहीं, कन्वेंस होता है किसी स्टाफ को भेज दिया, जा बेटा एक बार देख कर आ, पता करके वो हॉल खाली है या नहीं है। मेट्रो में भेज दिया किसी क्लाइंट के पास चेक लेने के लिए, कोई माल डिलीवर करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कन्वेंस हो गया। बैंक चार्जेस कटते ही हैं, कुछ छोटे मोटे खर्चे, समोसे, आलू गोभी जो भी मंगाया हमने, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, लॉस बाय फायर, कमीशन देनी पड़ जाती है, फ्रेट आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बैड डेट, ये सारी चीजें। कुछ इनकम भी हो जाती है, जैसे रेंट मिल रहा है आपको, किराया भी आ सकता है, आता ही है लोगों को, कमीशन, इंटरेस्ट, बैड डेट रिकवर्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से इनकम सारी हैं, कुछ छोटे मोटे और इनकम जो हमने यहाँ पर नाम रेफर नहीं किया वो आ जाएगा। इधर बचेगा तो नेट लॉस, इधर बचेगा तो नेट प्रॉफिट। 2-4 बार ही पढ़ लेना, याद हो जाती है, याद करने की नीड ही नहीं है यार, याद नहीं करनी, जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है। सांस चढ़ गया मेरे को, समझ में आ गया, दिल से पढ़ाता हूं भाई, टॉपिक ही ऐसा है, मैं नहीं देखता कि कौन पढ़ रहा है, दिल से पढ़ाता हूं, तो एक दिल मेरे लिए इमोशनल कर दिया ना तुमको। चलो क्या कह रहे हैं जी, एक पीएनएल बना दो, और बना देते हैं पीएनएल बनाना है, फिर वही फॉर्मेट वही है, लगभग फॉर्मेट वही है, बस ऊपर क्या आ जाता है पीएनएल, यहां डेट आ जाएगी, डेबिट आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। सबसे पहले ये देखो कि जीपी क्या है और जीएल क्या है, हमें सिर्फ ट्रेडिंग बनाना है, फुल फ्लेज क्वेश्चन में हमें सब पता होगा, लेकिन यहां पर हमें लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है 45% ऑफ सेल है, और सेल कितनी है 6.5 लाख, तो 6.5 लाख का
6.5 लाख का क्या करना है, 6.5 लाख का 45% करना है, तो ये हो गया 292,500। तो ये हमारा जीपी आ गया। तो यहां लिखेंगे हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट 292,500। समझ में आ गया ना? 6.5 लाख हमारी सेल थी, उसका 45% आपका ग्रॉस प्रॉफिट था। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर अभी आगे भी जाकर आप देखोगे तो पहले आप ऊपर ट्रेडिंग बनाओगे, फिर ही पीएनएल बना पाओगे। तो यहां पर हमें सिर्फ ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है, तो इनको तो देना ही पड़ेगा। अब बस सारे खर्चे लिखते जाओ। ये आ गया सैलरीज एंड वेजेस तो आएगा, कमीशन पेड आएगा, पोस्टेज एंड कोरियर आएगा। एक एक करके लिखेंगे, कोई जल्दी नहीं हमको। तो यहां पर आ गया 2 सैलरीज एंड वेजेस, अमाउंट कितना है बेटा 30,000। फिर यहां पे आ गया कमीशन पेड 2,000, कमीशन पेड 2,000। उसके बाद आ गया पोस्टेज एंड कोरियर 1500, पोस्टेज एंड कोरियर 1500। उसके बाद इंश्योरेंस 30,000, इंश्योरेंस आ गया 3,000 सॉरी। इंटरेस्ट दिया है आपने 4,000, इंटरेस्ट 4,000। उसके बाद कैरियज आउटवर्ड तो आएगा भाई, कैरियज आउटवर्ड ये कितना आ गया, ये आ गया 5,000। इसके बाद बात करेंगे, ऊपर आ जाओ, एडवर्टीजमेंट 10,000, एडवर्टीजमेंट आ गया 10,000। फिर डिस्काउंट अलाउड हमने दिया है, टू डिस्काउंट अलाउड कितना है 14,000, 18,000। इसके बाद बात करो रेंट रिसीव्ड है, तो 17,000 किराया मिला है, बाय रेंट रिसीव्ड 17,000। फिर इंटरेस्ट मिला है आपको 15,000 रुपए का, तो यहां पर आ गया बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बेटा 15,000 रुपए। इसके बाद बात करोगे तो बैड डेट खर्चा है, ब्रोकरेज पेड 950 रुपए, बैड डेट 9,000 रुपया। और ब्रोकरेज यानी दलाली, किसी ब्रोकर को दिया हो वही काम कराने के लिए, कितना आ गया भैया 9.5। ठीक है जी, जीपी हमारा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। बस हमें यह देखना है कि कौन सा बड़ा है। ये बड़ा है तो इसमें से माइनस करके यहां पर क्या आ जाएगा बेटा हमारा 2 नेट प्रॉफिट। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। पीएनएल सबसे आसान है, 292,500 प्लस 17,000 प्लस 15,000, ये आ गया 324,500। यहां लिख दो, इसमें से माइनस करना शुरू करो। ये कितना हो गया 32,000, 35,000 माइनस 1,500, यहां तक हो गया 19,000 और माइनस करो 19 हो गया, 18 हो गया तो 27 भी हो जाएगा। और उसके बाद 950 माइनस करो तो शायद ये आएगा 241,050। थोड़ा जल्दबाजी में किया है, आंसर चेक कर लेना अपने आप। यहाँ आ गया डेबिट, यहाँ आ गया क्रेडिट और यहाँ डेट आ जाएगी। ठीक है जी, तो डायरेक्ट खर्चे हमारे वहां चले गए, इनडायरेक्ट खर्चे हमारे यहां गए। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। आगे देखें, आगे देखो। एक और क्वेश्चन है, प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट। मैं सिर्फ ओरली बताऊंगा, आप घर पे अभी करेंगे और कमेंट पिन करके, कमेंट पिन कह रहा हूं तो मैं करूंगा ना, कमेंट में बताएंगे कि कौन सा आंसर। सबसे पहला आंसर कमेंट पिन कर दिया जाएगा, सही आंसर होना चाहिए। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ बेटा 1,20,000, इधर आ जाएगा। रेंट, अब कुछ नहीं लिखा रेंट दिया है या लिया है, भाई जब सिर्फ रेंट लिखा है तो दिया ही होगा, बाय डिफॉल्ट क्या है दिया होगा। तो ये कहां आ जाएगा डेबिट, ये कहां आ जाएगा डेबिट, ये क्या आ जाएगा डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, ये भी क्या आ गया डेबिट। मिला है क्रेडिट, दिया है डेबिट, समझ रहे हो। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, प्रिंटिंग डेबिट, लीगल चार्जेस डेबिट, बैड डेट डेबिट, लॉस बाय फायर डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, मिसलेनियस इनकम क्रेडिट। अब मुझे बता दो नेट प्रॉफिट आया है या नेट लॉस आया है, तो वो कितने का आया है बता दोगे। थम्स अप दे दो, वीडियो को यहीं पॉज कर लो, आगे बढ़ो, फिर हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अगला टॉपिक आ रहा है हमारा बैलेंस शीट। इसका जवाब जरूर बताना, जवाब जरूर बताना, जवाब जरूर बताना। ठीक है जी, कमेंट करूंगा पिन। ओके, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपको ऑलरेडी आता है।
इधर होती है हमारी लाइबिलिटीज, इधर होते हैं हमारे सारे एसेट्स। लाइबिलिटी में भी सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आता है कैपिटल, ठीक है ना। तो कैपिटल थोड़ा सा देख लेना, इसमें कुछ चीजें प्लस माइनस होती हैं प्यारे बच्चों, वो थोड़ा सा एक बार याद कर लेना। याद क्या करना है, जो चीज हमारी कैपिटल को बढ़ा रही है वो प्लस हो जाएगी, जो घटा रही है वो माइनस हो जाएगी। जैसे ज्यादातर जो चीजें आती हैं मैं उसको भी मार्क कर देता हूं। ज्यादातर आएगा नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग, इनकम टैक्स और लॉस। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ये एडजस्टमेंट वाले चैप्टर पे आएगा। एक आधा क्वेश्चन है, बिल्कुल है, करेंगे हम, वो भी करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस हो जाएगा। जितने भी रिजर्व एंड प्रोविजन होते हैं, मतलब खास करके जो आपके ये होते हैं जनरल रिजर्व या आपका रिजर्व फंड, वो सब यहाँ आ जाते हैं। और बाकी उधार तो सब यहीं आ जाएगा, बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। यहाँ पर सारे के सारे हमारे एसेट्स आ जाते हैं। अभी ना इस स्लाइड के अंदर कुल 4 पेजेस ऐसे थे जो मैंने रखे हुए थे, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने पेड बैच में भी या ऑफलाइन के अंदर भी इतना ज्यादा डीपली उन टॉपिक को नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो कई हद तक ना यूजलेस टॉपिक्स हैं। बट फिर भी मेरा फर्ज है यहां पर भी उसका हल्का सा एक आपको टेस्ट दिलाना। एक होता है मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है कि बैलेंस शीट 2 प्रकार से बनाई जा सकती है। हम मतलब मान के चलो 3 प्रकार से बनाई जा सकती है। पहले प्रकार से जिसमें हम बनाएंगे, हम कोई भी लाइबिलिटी कहीं भी ऊपर नीचे लिख देंगे, कोई भी एसेट ऊपर नीचे लिख देंगे, कोई पंगा नहीं, विदाउट एनी थॉट। बस ये होगा एसेट इधर होंगे, कैपिटल और लाइबिलिटी इधर होगी, इतना थॉट तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, सही है। लेकिन एक होता है मार्शलिंग। 2 प्रकार क्या कहते हैं कि एक होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। कहां लिखूं, जगह ही नहीं है, ऊपर लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंस वो देख लेना, ए आता है, ई आता है, ठीक है ना। और एक होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। किताब खोलोगे तो मिलेंगे ये 2 वर्ड, प्री राजुलाइजेशन और फनहार नाइट्रेट मजाक कर रहा हूं, ये मिलेगा परमानेंस और लिक्विडिटी। तो मार्शलिंग बाय द यूज ऑफ लिक्विडिटी की बात पहले कर लेते हैं, वो जल्दी समझ में आता है। लिक्विडिटी का मतलब जो चीज हमारे पास कम समय तक रहेगी वो पहले लिखोगे। तो अगर हम बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे तो कैश पहले आ जाएगा, लूज टू स्टॉक, फिर समझ रहे हो, ये उधारी पहले आ जाएगी, फिर लॉन्ग टर्म चीजें लास्ट में आ जाएंगी, शॉर्ट टर्म ऊपर, लॉन्ग टर्म नीचे। बैलेंस शीट में भी ऐसा ही होगा, पहले क्या आ जाएगा, छोटी लाइबिलिटीज पहले आ जाएंगी और कैपिटल वगैरह लास्ट में आ जाएगी। ये होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस की बात करोगे तो परमानेंट चीजें जो हैं वो पहले आएंगी, यानी नॉन करंट असेट पहले आएंगे, फिर आएंगे इन्वेस्टमेंट, फिर आएंगे हमारे करंट असेट, फिर आएंगे लिक्विड असेट जैसे कैश वगैरह। यहां पर भी कैपिटल पहले आएगी, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ज्यादा आएंगी पहले, और फिर लास्ट में आएंगी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। इसका ना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ही रेयर स्कूल है। मेरे ऑफलाइन में तो एक भी बच्चा नहीं था, मेरे ऑफलाइन वाले बैच में एक भी बच्चा नहीं था जिसने कहा कि हमारे मैडम ने ऐसे कराया है। ना ही मेरे ऑनलाइन पेड बैच में, एक का दुक्का हो तो मुझे याद नहीं है, हो सकता है वो समय ना आया हो, मुझे अभी तक याद नहीं। मैं इस साल ऐसे किसी बच्चे से मिला हूं जो बोल रहा हो कि हाँ मेरा इसी मैनर में आया। अगर आपके स्कूल में करा रहे हैं तो बेटा आपकी थोड़ी सी मुश्किलें और बढ़ गई हैं, उसको समझने की नीड नहीं है, उसको बस याद करना है आपको। फिर तो आपको 2 फॉर्मेट दिए होंगे, उनको आपको फॉर्मेट बैलेंस शीट का रट्टा मारना पड़ेगा कि पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, ठीक है ना। वैसे टीचर्स सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो फ्री रखते हैं बच्चों को, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी सामान डाल लो, लेकिन हाँ असेट साइड, कैपिटल और लायबिलिटी में कैपिटल लायबिलिटी ऐसे आ जाएगी, सही है जी। और हम भी इसी प्रकार से करने वाले हैं। ये असेट से बाकी सब पता ही है आपको। बैलेंस शीट एक बना के दिखा देता हूं मैं आपको। ये जैसे कैपिटल आ गया 4 लाख रुपए, जब भी कैपिटल वर्ड आएगा, ठीक है ना, तो यहां पर आ गया कैपिटल, तो कैपिटल पहले इनर कॉलम में ही लिखनी होती है। यह आ गया 4 लाख, और इसमें माइनस करेंगे हम, ये क्या जादू चल रहा है, इसमें माइनस करेंगे हम ड्राइंग अगर होगी तो, और प्लस कर देंगे इसके अंदर अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो, नेट लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे। फिर आ गई ड्राइंग, आ गई 44,000, 44,000 हमारी ड्राइंग आ गई। फिर आ गए हमारे डेटर। अब डेटर वर्ड लिखते वक्त मैं आपको एक बात बता दूं, एक चीज का याद रखना, डेटर अंदर लिखना, क्योंकि इसमें से माइनस होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब इसकी कहानी क्या है ये हम आपको एक वक्त आने पर बता देंगे।
फॉर्मेट के अंदर इसको प्रोविजन यहीं से माइनस करना है, अगर होगा तो, नहीं होगा तो शून्य। डेटर कितना था 64 और प्रोविजन अभी पता नहीं है। सही है जी। इसके बाद बात करेंगे क्रेडिटर 42,000। थोड़ी सी स्पेस बनाकर चलना, हो सकता है कुछ और माइनस प्लस करना पड़े। क्रेडिटर आ गया 42,000। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो कैश और बैंक आ गया। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक अमाउंट भूल जाता हूं मैं, 3672,000। असेट साइड 3600, कोई भी चीज हम यहां पर कहीं पर भी लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ गया प्लांट है 1,00,000, फर्नीचर है 37,000। प्लांट आ गया 1,00,000 और फर्नीचर आ गया 37,000। फिर अगला दे रखा है आपको नेट प्रॉफिट, वो कितना दे रखा है 16,600, ये आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है जी। उसके बाद जनरल रिजर्व है 10,000, जितने भी रिजर्व्स वगैरह होते हैं वो यहीं आ जाएंगे। अरे बाबू क्या हो रहा है ये जादू। फिर आ गया क्लोजिंग स्टॉक 1,48,000। अब क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जा रहा है, पहला ट्रेडिंग में और दूसरा हमारा असेट भी है, तो वो इधर भी आ गया क्लोजिंग स्टॉक 1,48,000। ठीक है, यहां पर ये था नहीं तो इधर ही आ गया ये 64,000। सही है। अब हमारी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ये तो इन्होंने सामान दिया हुआ है, बैलेंस शीट मैच करेगी ही करेगी। वो आप, ये कहां गया, तीनों गायब हो गए, क्या हो रहा है। थोड़ा नीचे लिखने की कोशिश करता हूं भाई, पता नहीं क्या हो रहा है तो है भाई। अरे समझ जाओ यार, आज तुम मजाक ही चल गया, गेम ही चल गई है, तो पता नहीं क्या हो रहा है। चलो, तो यहां पर बैलेंस शीट आपकी मैच करनी चाहिए, ठीक है ना, ये मैच हो जाएगा, ये मैच। तो सबसे आसान ये यही हो गया कि असेट लायबिलिटी, ये तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बना लिया था, ठीक है ना। चलो, अब ना मेरे से रुका नहीं जा रहा भाई, अब मेरे से रुका नहीं जा रहा। अब हमें करने हैं फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए, आराम से करेंगे, 5-7 तुम घर पे करना, सब सेम है। एक कराऊंगा तुम बोलोगे सर सारे यही तो हैं, सेम ही है सर, एक कराऊंगा सारे सेम है, बस कराने का तरीका आप समझ लेना। मैं 2 क्वेश्चन लगातार कराऊंगा जहां पर मैं आपको तरीका समझा रहा हूं, तरीका समझना कैसे करना है। देखो, पहले ना कुछ टीचर्स, जैसे मेरे जो स्कूल के फैकल्टी थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सारे टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन वो ठीक से नहीं पढ़ाते थे। मतलब एक्चुअली क्या ना, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो गवर्नमेंट स्कूल के कुछ टीचर्स जो होते थे ना, वो एक समय के बाद आकर थोड़े से आलसी हो जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा ना ज्यादा पढ़ता भी नहीं है ढंग से, ठीक है ना। और पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो बहुत हालात अच्छे हैं, ठीक है ना। तो सर भी आते थे, टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते थे क्लासेस को, और आए ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। तो उन्होंने हमें जब ये टॉपिक पढ़ा रहे थे, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, मुझे आज भी याद है, तो उन्होंने कैसे पढ़ाया था मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा पहले बनाओ बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। उन्होंने कहा देखो बेटा, तुमको मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखा दिया, वी हैव टू से यस सर। तो कह पहले ट्रेडिंग बनाओ इसका। तो हम क्या बना रहे हैं ट्रेडिंग में, हम ढूंढ रहे हैं ओपनिंग कैपिटल, सॉरी, हम इसको ढूंढा पहले, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न को ढूंढा, सेल्स ढूंढा, क्लोजिंग स्टॉक ढूंढा, फिर हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट एक्सपेंस छांटे और हमने जीपी निकाल दिया। वी आर हैप्पी सर, मजा आ गया सर। कह रहे आ गया मजा, हमने कहा आ गया मजा। कह रहे अब बनाओ बेटा पीएनएल अकाउंट। हम फिर शुरू हो गए, पीएनएल का सामान ढूंढ रहे हैं इसमें से पागलों की तरह। फिर हमने जैसे तैसे करके पीएनएल का सामान ढूंढ लिया। तो कह रहे बेटा हो गया मैच, चलो अब बनाओ बैलेंस शीट बेटा, बैलेंस शीट बनाई, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ना पड़ा। अब इसमें क्या होता है, पहली बात तो टाइम वेस्टेज बहुत ज्यादा है। आप, अच्छा आज भी कुछ टीचर ऐसे करा रहे हैं, मेरे ऑफलाइन में बच्चों ने हाथ खड़ा किया, 7 से लेकर 8 बच्चे ऐसे थे जो कह रहे हैं हमारी मैडम यही कह रही है सर, ट्रेडिंग में बनाओ अलग से, पीएनएल बनाओ अलग से। मतलब अलग बनाना तो अलग ही है, लेकिन आप क्या करो, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ के ट्रेडिंग बनाओ, फिर दोबारा पढ़ो पीएनएल बनाओ, फिर दोबारा पढ़ के बैलेंस शीट बनाओ। 3 बारी क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, मैं टाइम को भी साइड में रख देता हूं, कोई आइटम मिस होने के कितने ज्यादा चांसेस हैं आप सोच के देखो। कोई आइटम आपने सोचा ट्रेडिंग में जाएगी, आपने ट्रेडिंग में डाल दिया, आपने सोचा चलो पीएनएल में जाएगी, पीएनएल में चली गई, तो आइटम मिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और अकाउंट का वैसे ही खत्म नहीं हो रहा टाइम पर। तो इसका रामबाण इलाज वही है जो आप सोच रहे हो, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। एक ही बारी में क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो,
थोड़ी स्टार्टिंग में ना जगह की दिक्कत आती है कि यार ये स्पेस मैनेजमेंट नहीं आएगी, 3-4 क्वेश्चन बाद स्पेस मैनेजमेंट सब हो जाती है। तो सबसे पहले हमने ये 3 फॉर्मेट बना लिए, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, थोड़ा सा दिक्कत हो गई है जगह की, ऑब्वियस सी बात है, और ये बना ली हमने बैलेंस शीट। ठीक है ना। अब अकाउंट्स के ये वाले टॉपिक ना बोर्ड पे पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि 3-3 4-4 स्लाइड इधर उधर करनी पड़ती है, बट फिर भी पढ़ाना तो हमारा फर्ज है। तो पहला शब्द आ गया कैपिटल। अब कैपिटल ना ट्रेडिंग में जाता है ना पीएनएल में जाता है, कैपिटल कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में। तो यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल विच इज 3,60,000, इनर कॉलम में लिखेंगे। स्पेस मैनेजमेंट का अक्सर ध्यान रखना पड़ेगा, इनर कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि अभी ड्राइंग और नेट प्रॉफिट वगैरह प्लस माइनस होंगे, ठीक है ना। फिर अगला टॉपिक आ रहा है हमारा मशीनरी। मशीनरी भी हमारा एसेट है, तो ये हो गया हमारा 70,000 रुपया, प्रॉपर हमने अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया। उसके बाद आ गया सेल्स। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, बाय सेल्स। अब स्पेस को देखते हुए हमें पता है शायद सेल्स रिटर्न आ जाएगा, आ गया तो ठीक है, वरना डैश डाल देंगे, तो स्पेस बरकरार रखेंगे। परचेज आ गया 4 लाख रुपया, माइनस यहां पर भी कर दिया बच्चों हमने परचेज रिटर्न। फिर सेल्स रिटर्न आ गया देखो 10,000, तो ये स्पेस काम आ गई आपके, ये आ गया बच्चों 8,10,000 रुपया, बहुत बढ़िया। ओपनिंग स्टॉक आ गया 1 लाख रुपए, तो टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपया। वैसे देखा जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट का जब आप फॉर्मेट लाइनें खींचोगे तो ये 4 चीजें तो पहले लिख लो, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ये अमाउंट तो यूजुअली होता ही होता है, ठीक है ना। नहीं होगा तो डैश डल जाएगा, 0 लिख देंगे। ड्राइंग कितना है 40, तो माइनस ड्राइंग, माइनस ड्राइंग कितना आ गया भैया 40। कैपिटल में से माइनस होता है, वेजेस 1 लाख, कैरेज इनवर्ड 5,000। ओके, टू वेजेस 1 लाख, टू वेजेस 1 लाख, टू कैरिएज इनवर्ड 5,000 रुपया, सही, ये हो गया। फिर आ गया क्लोजिंग स्टॉक, 2 जगह जाता है, इसको मत भूलना। सबसे ज्यादा की जाने वाली गलती इस चैप्टर में यही है, बच्चे क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ एक जगह लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को 2 जगह लेना है, यहां पर भी लोगे क्योंकि वो आपका एसेट भी है, 2 लाख रुपया, सही, क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। अब ये रहा, डाल दो। सैलरीज है 60,000 रुपए, इनडायरेक्ट खर्चा, जनरल एक्सपेंस भी है 20,000 रुपए, इनडायरेक्ट खर्चा, तो ये यहां पर आ गया। टू सैलरीज 60,000, टू जनरल यानी छोटे मोटे खर्चे, यह आ गया 20,000 रुपया। ओहे, फिर आ गया रेंट, ऑब्वियसली बात है यहां कुछ नहीं लिखा तो रेंट हमने दिया ही होगा, हाँ दिया ही होगा। अगर इसके आगे ब्रैकेट में लिख दिया क्रेडिट तो यानी ये आपको मिला होगा, रेंट रिसीव लिखा है तो भी मिला होगा। अभी फिलहाल आपने दिया है कितना 50,000 रुपये, और परचेज रिटर्न कितना है 5,000 रुपया, तो ये तो आ गया 5,000 रुपया, 3,95,000 टू रेंट 50,000 रुपया। सही है जी। फिर आ गया डेटर, डेटर है 3 लाख रुपया। अब डेटर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर आ गया डेटर। हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है अभी पूरा, और ये तो क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, हो सकता है प्रोविजन आ जाए, प्रोविजन आ जाए, नहीं होगा तो डैश डाल देंगे, स्पेस बरकरार रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे क्या है जी, ये आ गया हमारा कैश 40,000 और कैरियज आउटवर्ड 20,000। तो कैरियज आउटवर्ड एक इनडायरेक्ट खर्चा है 20,000, और कैश कितना था बेटा हमारा 40,000, तो कैश आ गया 40,000। सही है जी। देखो ये बस थोड़ा सा घूमना पड़ता है यहां पर, क्या करें। एडवर्टाइजिंग 20,000 और क्रेडिटर 50,000, तो एडवर्टाइजिंग 20 और क्रेडिटर कितना है 50, थोड़ा सा स्पेस नीचे छोड़ देंगे बेटा, तो क्रेडिटर यहां पर आ गया 50, क्योंकि अभी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी आएगा। तो ये सब कुछ एक ही बारी में हमने जब हर एक अकाउंट में डाल दिया, अब इससे होगा क्या, बस
एक ही फायदा हुआ है कि हमें क्वेश्चन एक बार ही पढ़ना पड़ा और कोई आइटम छूटा नहीं, चांसेस कि वो गलती हो जाए बहुत ही कम हो जाता है। अब हम करेंगे टोटलिंग। टोटलिंग हम कर लेते हैं ब्लू कलर से। आमने सामने टोटलिंग होती है। सबसे पहले ट्रेडिंग की टोटलिंग होगी, ये आ गया 10,10,000 रुपया। यहां पर भी आया 10,10,000 रुपया। इसके बाद बात करोगे तो ये कितना हो गया, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, यही है ना, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। तो यहां पर आ गया 2GP 4,10,000, 4,10,000 रुपये आ गया। सही है। अब जीपी इधर आ जाएगा, बाय जीपी। प्लस माइनस एक बार ही चेक कर लेना भाई, ऑफलाइन पढ़ा के ना मैं बच्चों को ही दे देता हूं, तो मेरी आदतें तो छूट गई हैं, गंदी आदतें लग गई हैं, हमें डिपेंडेंट हो गए हम तो। 4,10,000 में से देखो कितना गया, ये हो गया हमारा 1,70,000, 60 और 40, 1,00,000, 1,70,000। तो 4,10,000 में से अगर मैं 1,70,000 माइनस करता हूं तो सिंपल सा आता है 2,40,000, ठीक है ना। ये तो आया देखो, यहाँ 40 और यहाँ आ गया 2,40,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट जो होता है वो आ गया यहाँ पर 2,40,000। अब है इम्तिहान की घड़ी। क्या मैं यहां पर अगर नेट प्रॉफिट ऐड करता हूं विच इज 2,40,000, तो ये कितना आ गया भैया हमारा 5,60,000। अब 5,60,000 में 50 जोड़ो, कितना हो गया बेटा 6,10,000। क्या ये भी 6,10,000 आएगा, आओ चेक कर लेते हैं। ये हो गया डैश, कितना आ गया बच्चों 3 लाख, 5 लाख, बिल्कुल ये भी आ गया हमारा 6,10,000। मक्खन के जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है जी, और ये मैच हो गया। डेट लिखनी बहुत जरूरी है, डेबिट क्रेडिट लिखना बहुत जरूरी है। क्या कहते हो पब्लिक, क्या कहते हो पब्लिक, सही है, ओके है, ओके है, इतना क्लियर है, बोलो बोलो बोलो, आगे बढ़े। देखो मैं तुम्हारे लिए और भी क्वेश्चन लेकर आया हूं, और भी क्वेश्चन है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो। अरे भाई ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये पीछे क्या है, ये कुछ तो है गड़बड़ दया, ठीक है ना भाई। मुझे ना ये क्वेश्चन लग रहा है गलत, ये पीछे, अच्छा यही अमाउंट आगे पीछे चल रहे हैं। ओके ओके, फोटो लगी हुई है, कर लेते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले आप ट्राई करोगे फिर मैं करूंगा, ठीक है ना, मां कसम लगेगी। पॉज करो और फिर खुद से एक बार ही ट्राई करो। चलो शुरू करते हैं। फॉर्मेट फिर वही 3 बने हुए हैं बेटा हमारे पास। देखते हैं पहला आइटम क्या आ गया, सेल्स आ गया 9,20,000 रुपए। तो यहां पर डाल देंगे बाय सेल्स 9,20,000 रुपया, माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, सही है। फिर आ गया परचेज 683, टू परचेज आ गया 6,83,000, और यहां पर भी माइनस कर देते हैं हम परचेज रिटर्न, बहुत बढ़िया। फिर आ गया रिटर्न इनवर्ड, तो सेल्स रिटर्न कहते हैं इसको, 13,000 रुपया। तो यहां आ गया 13,000 रुपया, तो 9,07,000 रुपये बचा। और फिर आ गया जी रिटर्न आउटवर्ड 22,000 रुपया, तो ये आ गया 661,000। ओके, ओपनिंग स्टॉक आ गया 176, टू ओपनिंग स्टॉक 1,76,000। उसके बाद आ गया कैरियज इनवर्ड 24,000, कैरियज इनवर्ड। अब देखो बाय चांस की बात है, इन्होंने पहले सारी ट्रांजैक्शन जो है स्टार्टिंग वाली वो दे रखी है हमारी ट्रेडिंग वाली, ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, आगे पीछे ही होती है सारी। फिर आ गया हमारा, जैसे यहां पर आ गया रेंट, तो रेंट इधर आ गया 24, कितना 22,000 रुपए, रेंट आ गया जी 22,000 रुपया। इसके बाद डिस्काउंट 3,7,500, तो टू डिस्काउंट कुछ नहीं लिखा तो दिया ही होगा 3,7,500। उसके बाद प्रिंटिंग 7,200, इंश्योरेंस 5,000, प्रिंटिंग 7,200, इंश्योरेंस 5,000 रुपया, क्लियर है जी। फिर आ गया ट्रैवलिंग एक्सपेंस 14,000 रुपया, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये भी आ गया बेटा 14,000 रुपया। आई होप सब कुछ ठीक किया होगा। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाएगा,
क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000, कितना आ गया 2,40,000, इधर भी और इधर भी आ गया क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000 रुपए। सही है। फिर आ गया पोस्टेज एंड कोरियर 6200, टू पोस्टेज एंड कोरियर 6200, मिसलेनियस छोटे मोटे खर्चे 9000, बैड डेट कितना है 4000, टू मिसलेनियस टू बैड डेट, बैड डेट है 4,000 और मिसलेनियस खर्चे कितने हैं 9000। गॉट इट। इतना ही फास्ट आप काम कर सकते हो। इसके बाद आ गया डेटर 120, क्रेडिटर 128। तो यहां पर आ गया हमारा डेटर 120, लेस कर देंगे प्रोविजन, और यहां पर आ गया क्रेडिटर, या तो ऊपर लिख दो सबसे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी तक कैपिटल नहीं आया है। यह आ गया हमारा 1,28,000, या नीचे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। ओके, डेटर 220 था, मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ किया मैंने। इसके बाद बात कर लो लोन फ्रॉम साहिल। साहिल से 50,000 का लोन लिया, ये भी हमारी एक लायबिलिटी है। लोन फ्रॉम साहिल, कोई होगा साहिल, 50,000 रुपए का लोन लिया है। कैपिटल आ गई 525, ड्राइंग आ गई 19,100 रुपया। कैपिटल 5,25,000, 5,25,000 माइनस कर दी इसमें से बेटा हमने ड्राइंग 19,100 रुपया। कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, जितनी मेहनत मैंने ट्रेडिंग में करा दी, जितनी मेहनत मैंने पीएनएल में करा दी, जितनी मेहनत मैंने करा दी आपकी बैलेंस शीट में, बस उनको बस एक साथ बनाना है। सारा सामान वही जा रहा है, कुछ अलग नहीं है। तो थोड़ी सी मेहनत बस आपको बस समेटने में करनी है अब, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही बोरिंग है। बच्चों के सारे आंसर मैच होते हैं। बिजनेस प्रीमाइसेस, बच्चों को डाउट होता है कि ये होता क्या है। बिजनेस प्रीमाइसेस हमारा एक एसेट होता है। बिजनेस जो होता है ना, आपका ऑफिस हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग को बिजनेस प्रीमाइसेस भी कहते हैं, जहां बिजनेस आप करते हो। 3,90,000, तो ये हमारा एसेट हो गया बिजनेस प्रीमाइसेस 3,90,000। और लास्ट में आ गया फर्नीचर 15,000। फर्नीचर 15,000। बस अब देखते हैं, इम्तिहान की घड़ी है, अब हमें टोटलिंग शोटलिंग करनी है। आओ टोटलिंग कर लेते हैं। लेकर आता हूं मैं अपना यंत्र। कहां है मेरा यंत्र? ये रहा। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही। बताओ आंसर क्या है, मेरे से पहले बताओ। 9,07,000 प्लस 2,40,000 माइनस 661,000 माइनस 176,000 माइनस 24,000, तो ये आ रहा है 2,86,000। तो दिस इज जीपी 2,86,000। अब यहां पर आ गया बाय जीपी, कोई इनकम नहीं थी फिलहाल दोनों ही क्वेश्चन में। 2,86,000 सही है। अब 2,86,000 में से ये सारे खर्चे जाएंगे। देखते हैं नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है। तो माइनस किया भैया 22,000, माइनस किया 37,500। आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, आपको आपकी मम्मी कसम, बीवी की कसम, हस्बैंड की कसम जो होने वाले हैं, सिंपल सी बात है। क्योंकि ये अगर आपने किया तो दिक्कत में हो। ओके, मैं भाग गया, बीच में प्रेस तो नहीं कर दिया मैंने। 181 आ रहा है भाई, एक बार ही दोबारा देख लेते हैं। तो 22,000 प्लस 22,000 37,500 7200 5,000, उसके बाद कितना आया 14,000, उसके बाद कितना आया 6200 9,000, फिर आ गया 4,000। ये आ गया, इसको माइनस कर देंगे हम 286,000 से, तो ये आया 181,100 181,100। ये आ गया, ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। कैलकुलेटर बड़ी खराब चीज है, ठीक है ना, आप लोगों के लिए ग्रेजुएशन में करना ही पड़ेगा। यहां पे नेट प्रॉफिट आ गया 181,100।
अब देखते हैं हमारी बैलेंस शीट मैच होती है कि नहीं होती। यहां पर फिर वही आ गया 2,20,000। लेट्स सी बैलेंस शीट मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले ये करते हैं 5,25,000 प्लस करेंगे 181,100 माइनस 191,100, तो ये आ गया 687,000। इसमें हमने जोड़ना है 50,000 रुपया, इसके अंदर हमने जोड़ना है 1,28,000 रुपया, यह आ गया 8,65,000 रुपया। वो चेक करते हैं 2,40,000 चेक कर सकते हो आप भी, 2,20,000 और 390 एंड 15 865, दोनों यही आ गए, मैच हो गया। गलती होने के चांसेस है ही नहीं ना, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको तरीका पता है, आपको कौन सा सामान कहां जाएगा वो पता है, कभी कभी देखो स्टार्टिंग में एक आध गलती करोगे, सामान गलत जगह डाल दोगे, इवेंचुअली प्रैक्टिस से वो आ जाएगा, नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर ये वाला चैप्टर नहीं किया आपने ढंग से, तो आपका फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा और पेपर में इवेंचुअली वही आना है, ये नहीं आना। एक होमवर्क में दे रहा हूं। अब इसके अंदर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक वॉज ₹70,000 बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 60। तो बुक वैल्यू है 70, मार्केट वैल्यू है 60, बताया था विच एवर इज लोअर, तो कौन सी लोगे, 60 लोगे, 70 इग्नोर करोगे। गॉट इट। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है। कभी कभी क्या होगा, जैसे कमीशन के साथ क्रेडिट लिखा है तो यानी वो इनकम है, रेंट के साथ क्रेडिट लिखा है यानी वो इनकम है, इस बात का ध्यान रख लेना। और तो इसके अंदर कुछ नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझो, ये एक चीज देखो, एक चीज देखो, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, क्रेडिट बैलेंसेस लिखा है कि लिखा, तो क्रेडिट बैलेंस में कमीशन लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस में ये कमीशन मिला हुआ है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया ये कमीशन आपको रिसीव हुई है, समझे। यहां से यहां तक क्या है, डेबिट बैलेंस, और ये कौन सा बैलेंस है बेटा, क्रेडिट बैलेंस। तो रेंट कहां दिया हुआ है, डेबिट में, तो यानी हमने दिया है, ये मेरा खर्चा है। कमीशन कहां लिखा है, क्रेडिट, यानी मुझे मिला है, तो ये मेरी इनकम है, तो ये कहां चला जाएगा, P&L के क्रेडिट साइड। कर लेंगे। आई विश कि मैं ये बिल्कुल डिजर्व करता हूं कि बच्चे इसका P&L बनाएंगे, ट्रेडिंग बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, और तीनों का जवाब मुझे बताएंगे। ट्रेडिंग में जीपी या जीएल आंसर लिखोगे, टाइम स्टैम्प डाल दो, टाइम स्टैम्प डाल दो और आंसर लिख दो, सही है जी। और 3 आंसर, जीपी, एनपी और बैलेंस शीट। अगर जीएल है, एनएल है या बैलेंस शीट, जो भी आएगा आप अपना आंसर यहां जरूर आप सबमिट करोगे। दिस इज माय कह सकते हो आदेश, ये आदेश है कि ये वाला क्वेश्चन आप यहां से करोगे, उसके बाद यू आर फ्री टू डू एनी क्वेश्चन। गॉट इट, सही है जी। आपको ना ये पता चल जाएगा, कभी कभी ना हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है लेकिन गलत अमाउंट से होती है, हमने कुछ अमाउंट हेर फेर कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो दोस्तों से ये भी पता चल जाएगा कि हमने ठीक किया है या गलत किया है। चलो अब, अच्छा एक और है, एक और है, हाँ ये रहे ना, इस क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ तो एक ये वाला भी कर लो यार, देखो इसके अंदर भी कुछ नहीं है। देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक नया शब्द है, बस ये होती है हमारी ड्रॉइंग, ये क्या होती है बेटा, हमारी ड्रॉइंग, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आप खुद देख लो, इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ भी खास नहीं है, सब परोसना है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग कर लो, पहले वाले का तो जवाब लिख देना, इसका लिखो ना लिखो, ठीक है ना। इसका लिखोगे तो आंसर टू द सेकंड फुल फ्लेज क्वेश्चन। गॉट इट। अब मेजर जो हमारा गेम बचा है ना, वो बचा है सम 1 मार्कर क्वेश्चन। 1 नंबर के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ना आपको कुछ फॉर्मूलेज आने चाहिए, कुछ फॉर्मूलेज। देखो पहला फॉर्मूला तो ये है, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आप टीएस गरेवाल से पढ़ रहे हो तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नहीं दे रखे, कुछ इलस्ट्रेशंस में है, या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से पहले वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं ना, वो वाले पेजेस में ये क्वेश्चंस दे रखे हैं जो भी मैं कराऊंगा आपको। और अगर डीके कर रहे हो तो मुझे पता नहीं दिए उसमें भी होंगे, 100% दिए होंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका छोटा नाम है COGS, ठीक है जी। इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न अगर है तो,
प्लस जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको सॉल्व करके जो भी चीज आएगी उसको बोलोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट विदाउट ट्रेडिंग अकाउंट भी निकाल सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है जो भी हमारे, देखो ना, इसको बोलते हैं हम नेट परचेज। क्या बोलते हैं इसको हम? नेट परचेज। परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ऐसे ही एक होती है नेट सेल्स, यानी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आ जाएगा आपका जीपी। अगर सेल्स कम हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा हुआ तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये दो फॉर्मूले बड़े बेसिक हैं, लेकिन मैं आपको बात बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला नोट जो मैं आपको अब लिखवाने जा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट कह लो या ट्रिक कह लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्कर ही क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। देखो कैसे करने हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल लेके बात समझा रहा हूं। ये एग्जांपल है, ये याद नहीं करना है, ठीक है ना, समझना है। कहते हैं कि जो एक ग्रॉस प्रॉफिट है, जीपी जो है, वो अगर 1/4 ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना, जीपी जो है वो कॉस्ट का 1/4 है। तो इसका मतलब जो जीपी होगा वो 1/5 ऑन सेल्स हो जाएगा। जीपी जो होगा वो 1/5 ऑन सेल हो जाएगा। ठीक है ना? ये याद रखोगे। मतलब डिनोमिनेटर ऑफ सेल एक बड़ा होता है हमेशा, ऊपर 1 ही आएगा। डिनोमिनेटर ऑफ सेल जो होगा वो हमेशा क्या होगा? बड़ा। अगले चैप्टर के अंदर इसका इस्तेमाल तो नहीं है, लेकिन इवेंचुअली कभी एक वक्त आएगा इसी साल, ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको इसका कारण ही बता दूंगा। कारण मैथ से जुड़ा हुआ है, अकाउंट से जुड़ा नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डीपली उस पर नहीं जा रहा हूँ। गॉट इट? अच्छा, ऐसी बात बता दूं, पेड बैच में भी नहीं गया हूं, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, जो समझ रहे हो ना, मैथ्स नहीं पढ़ रहे या पढ़ भी रहे हैं तो वो मैथ्स का काम नहीं है। यहाँ पर ये ट्रिक लगाओ, काम हो जाएगा। एंड अगर आप समझ पा रहे हो, अगर जीपी मान लो 1/4 ऑन सेल है तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? तो जीपी जो हो जाएगा वो 1/3 ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट में डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा? एक छोटा होगा। यही बात अगर ग्रॉस लॉस पे करोगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना? अभी फिलहाल अब ये वाला पढ़ लो, इसको याद कर लो, सारे क्वेश्चन मक्खन वर्गे हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं आओ बताता हूं। देखो पहला क्वेश्चन आया, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कैलकुलेट जीपी। आपको क्या निकालना है? जीपी भी निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालना है। आपको सेल्स दे रखा है 1 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट क्या रखा है? 25%। 25% का मतलब क्या हो गया? 1/4 ऑन कॉस्ट है। तो जीपी जो है वो 1/4 ऑन कॉस्ट है, लेकिन क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट तो निकालनी है। दिया क्या हुआ है? सेल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जीपी है वो 1/5 ऑन सेल्स हो जाएगी। 1/5 ऑन सेल। सेल कितना बेटा मेरा? 1 लाख। तो बस यहां पे डायरेक्ट क्या आ गया बेटा? मेरा जीपी आ गया। ये क्या है? मेरा जीपी। सिंपल है। तो जीपी तो मेरा आ गया। अब एक फॉर्मूला और पढ़ा था आपने, जीपी मेरा आ चुका है, सेल मेरे को पता है, क्या मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकता हूं? बिल्कुल। अब देखो जीपी का फॉर्मूला क्या था? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कितना आया था बेटा आपका? 20,000 रुपया। नेट सेल्स थी आपकी 1 लाख रुपया और सीओजीएस। बढ़िया बुद्धि चाहिए। 1 लाख रुपए का माल बेच रहा हूं, प्रॉफिट हो रहा है 20,000 रुपए का, लागत कितनी लगी होगी? 80,000 रुपया। फॉर्मूले में परोस दिया, बस मार्क्स लेने हैं तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, बढ़िया बुद्धि इसलिए कहता हूं, बढ़िया दिमाग, बढ़िया कैलकुलेशन इसलिए कहता हूं क्योंकि वो जाने जाते हैं अपनी इंस्टेंट कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है ना? तो जितने भी ये मारवाड़ी, आपके गुजरात के लोग और ये बनिया बुद्धि जो होती है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बनिया, दो मतलब जानकार हैं बनिया, जो ऐसे ऐसे कर देते हैं कैलकुलेशन। ठीक है ना? हम पंजाबी लोग नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों कितने भी अच्छे हो। बाकी पांचों के लिए बराबर नहीं है, मैं पूरे सारे पंजाबी में बात नहीं कर रहा, मैंने जो देखे हैं, ये मेरा पॉइंट पीओवी है, पॉइंट ऑफ व्यू है। तो
अकाउंट्स पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा बनिया बुद्धि भी बहुत जरूरी चाहिए होती है, ठीक है ना। फिर यहां पर कह रहे हैं कि जी असर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखो ओपनिंग पता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, परचेज पता है, डायरेक्ट पता है, इसका कोई काम नहीं है, क्लोजिंग पता है, फॉर्मूला लगा दो भैया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग कितना है 8500 प्लस परचेज कितना है बेटा, परचेज कितना है 30,700 है, फिर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं भैया 4800 हैं जी, और माइनस कर देंगे जी क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। कमेंट पे आंसर फेंक के मार देना। ये आ गया बेटा हमारा COGS। इतना ही सिंपल गेम है, इतना ही सिंपल। और देखो कैश सेल ऑफ अ बिजनेस इन ईयर 29,000 है, क्रेडिट सेल इतनी है, तो टोटल सेल्स बताओ। तो हमारी आ गई नेट सेल्स, नेट सेल्स आ गई कैश प्लस क्रेडिट। इसको लगा क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, अरे ये तो बहुत आसान हो गया ना, कैश और क्रेडिट जोड़ दो तो टोटल सेल आ गई ना मेरी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दे रखा है 52,000, COGS 52। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, ये मत सोचो सर ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, तभी तो 1 मार्क के हैं। ये आया 60,000 रुपए का माल बेचा, लागत लगी थी 52,000 रुपया, तो 8,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। आओ जी, अब ये परसेंटेज बहुत ज्यादा छाई हुई है जी, आ जाओ। कह रहे हैं जीपी कैलकुलेट करो COGS, तो पहले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, ये 1 लाख होगा, ठीक है ना, मिसटाइप्ड है। तो हमको सेल्स दे रखा है यहां पर 1 लाख रुपया नेट सेल्स, जीपी क्या रखा है 33 1/3, रफ में आ जाओ। 33 1/3% का मतलब क्या है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में करो, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो इसका मतलब 1/3 ही होता है। तो जहां पर भी आप 33 1/3% देखो, ये 11th में भी है 12th में भरा पड़ा है, तो उसका मतलब 1/3 ही है। तो जो जीपी है वो 1/3 ऑन कॉस्ट है। फिर वही पहले क्वेश्चन की तरह, मुझे कॉस्ट नहीं दी हुई, मुझे तो सेल्स दी हुई है, तो क्या लगाऊंगा ट्रिक बेटा, ये हो जाएगा 1/4 ऑन सेल्स। सेल्स पर डिनोमिनेटर एक बड़ा होता है, सही है ना, सेल्स पर डिनोमिनेटर एक बड़ा होता है, तो 1/4 ऑन सेल हो गया। तो 1/4 ऑन सेल मतलब 1 लाख रुपए का 1/4 कितना हो गया बेटा 25,000 रुपए। बस अब जीपी का दूसरा फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जीपी आया है 25,000 रुपए, सेल है आपकी 1 लाख रुपए, यहां से आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो COGS आ गया बेटा हमारा 75,000 रुपया। कितना आ गया 75,000, सही है। कितने क्वेश्चन बचे हैं, एक क्वेश्चन बचा है, और ये मैं चाहूंगा आप लोग ही करें क्योंकि बहुत डायरेक्ट है। आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, मतलब मैं भी करा रहा हूं लेकिन पहले आप ट्राई कर लें। ओपनिंग पता है, परचेज पता है, सैलरीज एंड वेजेस पता है, सेल्स पता है, ग्रॉस लॉस पता है, और फ्रेट इनवर्ड पता है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा क्या निकाल लो COGS। COGS कैसे निकालेंगे, देखो अभी मैंने आपको बताया था ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ये, इस क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस दिया हुआ है, ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा COGS माइनस नेट सेल्स, क्योंकि COGS ज्यादा होगा। ग्रॉस लॉस कितना था बेटा 4,000 रुपया, COGS मालूम नहीं है, और नेट सेल्स कितना है बेटा हमारा, ये रहा 60,000 रुपया। सेल्स रिटर्न तो नहीं है ना क्वेश्चन में, नहीं है, तो ये आ गया 60,000 रुपया। तो हमारा COGS आ गया बेटा 64,000। ओके, अब COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 64,000, मैथ्स लग गई हल्की सी। ओपनिंग कितना है 36,000, परचेजेस कितना है 45,000, डायरेक्ट एक्सपेंस में सैलरीज और वेजेस लोगे नहीं, बताया था ना, देखो आज काम आ रहा है, अब काम आ रहा है। सैलरीज पहले आ गया तो वो इनडायरेक्ट खर्चा हो गया, तो ये आएगा फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड कितना था भैया 6,000 रुपया। यहां से आप कमेंट में फेंक कर मारो कि भैया क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, ठीक है जी, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने हैं। साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, वो है इस चैप्टर के, आप कोई भी किताब फॉलो कर रहे हो MCQ जरूर करोगे, वेरी शॉर्ट आंसर जरूर करोगे, एजर्शन रीजनिंग जरूर करोगे, एक पेपर में आएगा ही आएगा।
ये वाला चैप्टर और अगला चैप्टर मिलाकर ऑन एन एवरेज 10 नंबर की वेटेज होती है, 10 से ऊपर की होती है। तो 10 नंबर में ये वाले में फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ ट्रेडिंग बनाना आ सकता है, एडजस्टेड परचेज वाला। ये छोटे क्वेश्चन तो मान के चलो आएंगे ही आएंगे, 2-3 और कर लेना। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला, जो मैंने इस लेक्चर में भी नहीं कराया आपको, जो मैं अगले लेक्चर के एंड में कराऊंगा। तब तक आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीख जाओगे कि क्या होता है, अभी आपको पता ही नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। बात समझ में आ गई है? तो ये 2-4 बातें ध्यान रखना। अभी हमने फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट किया है, अगला लेक्चर बहुत जल्द आएगा विद एडजस्टमेंट। लेक्चर हल्का सा भी इफेक्टिव लगा हो, क्वेश्चन दबा के करने हैं आपको, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन करने हैं आपको, तब तक जब तक मेरा अगला लेक्चर नहीं आता प्रैक्टिस इतनी बढ़िया कर लो कि कहने की हद नहीं है। ठीक है ना? ओके। और अगर अकाउंटेंसी में या कॉमर्स में बहुत ही ज्यादा वीक हो तो आई सजेस्ट कि आप मेरा एक क्रैश कोर्स ले लो, विच इज ऑफ जस्ट ₹999। ठीक है ना? मुझे पता है कि कई लोग इसके आगे जस्ट लगा पाएंगे, कई लोग नहीं लगा पाएंगे, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन बट फिर भी बहुत इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कोर्स है। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। ठीक है ना? तो अगर आप लेना चाहो तो उससे काफ़ी कुछ ग्रोथ हो जाएगी, आपका एक साल अच्छा चला जाएगा, अभी आने वाले जो 2-2.5 महीने बचे हैं। बहरहाल लेक्चर हल्का सा भी अच्छा लगा हो, इफेक्टिव लगा हो, इंपॉर्टेंट लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो एक लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट। ठीक है ना? मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।